हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फिजिक्स नोहर में सभी का अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि एक डाइपोल की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है और उनमें संबंध क्या होता है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण, ये अपना आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स। कि एक डाइपोल जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है उस पर कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा। पहले हम इस शब्द की बात करते हैं बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो हमने पढ़ा था कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र को दर्शाया है स्टूडेंट्स मैंने। एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं को काम में लेते हैं स्टूडेंट्स। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इनके बीच की ये जो दूरी है वो अगर सब जगह पर समान है तो उसे हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो प्लस से धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। तो हम यहां पर यह मान सकते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र जिसका भी है उसका पॉजिटिव इधर है और उसका नेगेटिव इधर है, ऐसा मान सकते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी डाइपोल को रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। जैसे मैंने ये एक डाइपोल रखा, डाइपोल का ये -q आवेश है स्टूडेंट जो A पॉइंट पर है, और ये डाइपोल का +q आवेश है जो B पॉइंट पर है। अब स्टूडेंट हमने बात की थी कि धन आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र में इस दिशा में लगेगा, यानी इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ये होगी। क्योंकि इधर विद्युत क्षेत्र का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बल इस तरफ लगेगा। और इस बल का मान क्या होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा स्टूडेंट्स हमने, E बराबर F/Q। तो F बराबर ये हो गया QE, इतना बल इस पर लगेगा। इस -q आवेश पर इधर पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो बल इधर लगेगा, तो बल की दिशा ये होगी और बल का जो मान है वो होगा -q। यहां तक समझ में आए ना स्टूडेंट कि धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है और ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इस पर बल +QE और -q पर जो बल है वो -QE। कुल बल कितना होगा स्टूडेंट? कुल बल ये होगा +QE -QE, यानी कि 0। इससे एक बात स्पष्ट हो गई स्टूडेंट कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 होता है, यानी उस पर कोई भी बल परिणामी रूप से कार्य नहीं करता। पर एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं स्टूडेंट कि जैसे ये एक डाइपोल है जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस डाइपोल पर एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, मतलब 2 बल लग रहे हैं, बल युग्म लग रहा है। तो ये दोनों बल इसको एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो ये जो डाइपोल है वो इस पोजीशन में आने का प्रयास करेगा। तो ये जो बल युग्म है वो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है।
और इसी बल युग्म के आघूर्ण को हम कहते हैं बल आघूर्ण। मेरी बात समझ में आई ना स्टूडेंट, कि इस डाइपोल पर नेट जो फोर्स है वो 0 है, परंतु बलों का एक जोड़ा बल युग्म कार्य कर रहा है जो इस डाइपोल को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के अनुदिश या समांतर लाने का प्रयास करता है। इसी बल युग्म के आघूर्ण को हम कहते हैं बल आघूर्ण। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले साल कई बार ये बात की थी कि आघूर्ण शब्द जब भी आएगा, आघूर्ण शब्द जब भी आएगा, दूरी का वहां आना तय है। दूरी या विस्थापन किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। जैसे हमने कुछ आघूर्ण पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था द्रव्यमान आघूर्ण, या जड़त्व आघूर्ण, या अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या था स्टूडेंट्स? किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है स्टूडेंट्स? द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो आघूर्ण शब्द जब आता है तो दूरी का आना तय है, चाहे दूरी किसी भी रूप में क्यों न आ जाए। तो यहां भी स्टूडेंट्स जब हम बल आघूर्ण निकालेंगे, बल आघूर्ण को हम टो से लिखेंगे स्टूडेंट्स। बल आघूर्ण को लिखा जाएगा टो से, और ये क्या होगा? किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि अपने पास दो बल है स्टूडेंट्स, एक प्लस QE है, एक माइनस QE है। तो हम किसी एक बल का परिमाण लेंगे और गुणा करेंगे उसका दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये होगा बल आघूर्ण, डाइपोल का बल आघूर्ण होगा। स्टूडेंट्स यहां पर किसी एक बल का परिमाण, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि दो बल है, एक प्लस QE है, एक माइनस QE है, तो परिमाण जो है वो QE हो जाएगा। अब दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो क्या है? देखिए, बल जिस रेखा पर लग रहा है वो उसकी है क्रिया रेखा, एक्टिंग लाइन। जैसे ये बल इस रेखा पर लग रहा है तो ये इसकी एक्टिंग लाइन होगी, ये बल इस रेखा पर लग रहा है तो ये इसकी एक्टिंग लाइन हो गई। इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ये हो गई, इसको पॉइंट नाम दिया मैंने C। यानी कि BC जो है वो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। तो टो को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? टो को हम लिख सकते हैं QE, यानी किसी एक बल का परिमाण, और गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, वो कितनी है स्टूडेंट? BC है। अब हम ये मानते हैं कि इस द्विध्रुव को हमने विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है और डाइपोल के दोनों आवेशों के बीच की दूरी D है। स्टूडेंट्स ये कोण हमें पता होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी D हमने मान ली और हमें BC की वैल्यू चाहिए। इस थीटा के लिए स्टूडेंट्स BC कौन है? लंब। ये लंब डाला यहां तो ये हो गया कर्ण, यानी हमें कर्ण पता है और लंब हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स त्रिभुज बन रहा है ABC, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें लंब बटा कर्ण किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? साइन थीटा के बराबर होगा। ये हम त्रिकोणमिति से जानते हैं। लंब कौन है स्टूडेंट? BC। कर्ण कितना है? D, और बराबर साइन थीटा।
तो BC की वैल्यू आ गई अपने पास D sin थीटा, यानी दोनों बलों की जो एक्टिंग लाइन है उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है स्टूडेंट? D sin थीटा है। BC की वैल्यू को यहां रखिए स्टूडेंट, तो अपने पास टो का मान आ जाएगा। तो टो बराबर स्टूडेंट QE और गुणा में स्मॉल d sin थीटा। ये हो गया स्टूडेंट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, टो बराबर QD, Q और D को मैंने पास लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि Q इंटू D मिलकर बनाते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, और साथ में लिखा E sin थीटा। स्टूडेंट्स QD की जो वैल्यू है वो होती है P, द्विध्रुव आघूर्ण, तो टो बराबर आ गया अपने पास PE sin थीटा। ये लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव पर इतना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। एक चीज हम जानते हैं स्टूडेंट कि AB साइन ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं A सदिश क्रॉस B सदिश, तो इसको भी हम वेक्टर रूप में, सदिश रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट कि टो वेक्टर बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आ गया अपने पास, टॉर्क आ गया, बल आघूर्ण आ गया। अब हम कंडीशन लेते हैं स्टूडेंट। जैसे पहली कंडीशन मैंने ये ली, कंडीशन 1 है स्टूडेंट, यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है कि अपना जो डाइपोल है वो विद्युत क्षेत्र ऐसे था और डाइपोल भी ऐसे है, यानी कि डाइपोल जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है। इस कंडीशन में टो की वैल्यू कितनी हो सकती है? PE साइन थीटा था और थीटा का मान मैंने लिखा 0, यानी टो बराबर 0, क्योंकि साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है तो उस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। दूसरी कंडीशन लेते हैं हम स्टूडेंट, यदि थीटा बराबर 90, ये कौन सी कंडीशन होगी स्टूडेंट? ये अपना विद्युत क्षेत्र है और ये अपना डाइपोल है, ये कंडीशन होगी, यानी कि ये जो एंगल है वो 90 है। तो इस कंडीशन में टो का मान PE साइन 90 लिखूंगा मैं थीटा की जगह, और साइन 90 का मान होता है स्टूडेंट 1, तो टो की जो वैल्यू आ गई वो हो गई PE। ये टो की बल आघूर्ण की कौन सी वैल्यू होगी स्टूडेंट? अधिकतम वैल्यू होगी, कि अगर हम किसी भी डाइपोल को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कितना बल लगता है और बल आघूर्ण लगता है। बल नेट बल तो 0 होता है, एक बल युग्म कार्य करता है जो उस डाइपोल को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करता है। उस बल युग्म के आघूर्ण को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो टो बराबर PE साइन थीटा, या सदिश रूप में हम लिख सकते हैं टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। ये था अपना टॉपिक स्टूडेंट्स। कुछ विद्यार्थी मुझे कमेंट करके ये कहते हैं कि सर लेक्चर के साथ, वीडियो के साथ 1 या 2 न्यूमेरिकल जरूर करवाइए। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट्स। हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था स्टूडेंट, तो आज हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक न्यूमेरिकल को हल करना सीखते हैं कि अगर कुछ आवेश दिए जाएं और हमें विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं।
स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिशों का जो योग या घटाव है वो साधारण बीजगणित की तरह से नहीं हो सकता, वो सदिश के नियमों के अनुसार ही होगा। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं स्टूडेंट यहां पर, फिर हम और बातें करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये एक मैंने समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट्स ये, इसमें ABC इसका नाम है, इसकी ये जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, इस पर एक आवेश है 1.2 गुणा 10 की घात -8 गुना। पॉइंट B पर इतना आवेश रखा गया है और पॉइंट C पर -1.6 गुणा 10 की घात -8 गुना। B पर इतना आवेश रखा गया है और C पर इतना आवेश रखा गया है। प्रश्न ये है कि A पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये प्रश्न है। समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट और ये जो एंगल है वो अपना है 90। प्रश्न समझ में आए ना स्टूडेंट? एक त्रिभुज है अपने पास ABC, B पर 1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम आवेश है, C पर -1.6 गुणा 10 की घात -8 कूलाम आवेश है और हमें A पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। स्टूडेंट, A पर विद्युत क्षेत्र कौन क्रिएट करेगा, कौन उत्पन्न करेगा? ये आवेश भी करेगा और ये भी करेगा। अब हम उन विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं। ये पॉजिटिव आवेश है स्टूडेंट। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमेशा दूर की तरफ, यानी कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और इसका नाम दिया मैंने E1। समझ गए स्टूडेंट? ये माइनस आवेश है, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ होती है, तो ये हो गया E2। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा में और नाम दे दिया E2। E1 और E2 के परिमाण लिखते हैं स्टूडेंट हम। E1 बराबर KQ अपॉन AB का स्क्वायर। ये Q1 आवेश है स्टूडेंट और ये है Q2 आवेश। इसको लिखा मैंने K, Q का मान रख रहा हूं स्टूडेंट 1.2 गुणा 10 की घात -8 का स्क्वायर अपॉन AB। ये AB है स्टूडेंट जो कि 3 सेमी है, पर यहां पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो सेमी में नहीं रखेंगे, हम SI सिस्टम में चलेंगे, यानी सेमी को मीटर बनाएंगे। तो इसको मैं लिखूंगा 3 गुणा 10 की घात -2, ये मीटर बन गया स्टूडेंट और इसका स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम, तो ये हो गया K 1.2 का स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट 1.44 और 10 की घात -16। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻4। ये हमने E1 लिखा स्टूडेंट। अब हम इसी प्रकार E2 का परिमाण लिखते हैं स्टूडेंट KQ2 अपॉन, अब हम इस डायरेक्शन को यूज, इस डिस्टेंस को यूज में लेंगे स्टूडेंट, जो है AC का स्क्वायर। इसको लिखा K, Q की वैल्यू स्टूडेंट 1.6 गुणा 10 की घात -8 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ, KQ ये स्टूडेंट केवल KQ ही है स्टूडेंट, सॉरी 1.2 गुणा 10 की घात -8 अपॉन 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, ऊपर केवल Q1 या Q2 है। ये हो गया स्टूडेंट्स
के गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -8 अपॉन 16 इंटू 10 की घात -4। ये E1 और E2 आ गए अपने पास। स्टूडेंट्स 11th क्लास में हमने एक चीज देखी थी कि दो सदिश हैं अपने पास, दो वेक्टर हैं। जैसे एक वेक्टर तो ये है A और एक वेक्टर ये है B, तो इनका जो परिणामी सदिश है वो R इधर ले लिया ऐसे। तो इस R सदिश का जो परिमाण है वो हम कैसे निकालते हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट। थीटा कौन होगा? ये एंगल जो A और B के बीच है। तो स्टूडेंट्स E1 इधर है, E2 इधर है, तो इनका परिणामी E इधर होगा और ये एंगल होगा 90। तो स्टूडेंट्स E1 और E2 का परिणामी E लिखना है हमें, कितना होगा? रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कोस 90, क्योंकि E1 सदिश और E2 सदिश के बीच का कोण 90 है। कोस 90 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है 0, यानी कि ये जो पद है पूरा ही 0 हो गया। तो E बराबर रूट E1 स्क्वायर, ये रहा स्टूडेंट E1, इसका स्क्वायर यानी K इंटू 1.2 इंटू 10 की घात -8 और 9 गुणा 10 की घात -4, इसका स्क्वायर। और E2 का स्क्वायर स्टूडेंट ये होगा K इंटू 1.6 10⁻⁸ अपॉन 16 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। इसको हल करते ही अपना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हल करते हैं स्टूडेंट अब हम। E बराबर रूट, देखिए जो कॉमन आ सकता है वो ले लीजिए। यहां K है, यहां भी K है, तो K स्क्वायर मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट। यहां 10 की घात -8 है, उसका स्क्वायर, यहां भी 10 की घात -8 है, उसका स्क्वायर, यानी 10 की घात -16 बटा में देखिए स्टूडेंट 10 की घात -4 का स्क्वायर, 10 की घात -4 का स्क्वायर, यानी 10 की घात -8। ये चीजें मैंने कॉमन ले ली स्टूडेंट। तो अब अंदर कौन बचा? अंदर 1.2 अपॉन 9 और स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं स्टूडेंट तो ये होगा 1.44 अपॉन 81, 9 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं स्टूडेंट तो ये होगा 2.56 अपॉन 256, 16 का स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स। इसको हल करना है स्टूडेंट हमें। तो E बराबर, इसको हल करते हैं स्टूडेंट। ये हो गया स्टूडेंट K यानी 9 इंटू 10⁻²। इसको मैं यहां नहीं लिखकर यहां लिखता हूं स्टूडेंट ताकि साफ दिखाई दे सभी को। चलिए स्टूडेंट्स इसको आगे लिखते हैं हम। E बराबर K का मान रख रहा हूं बेटा। K का जो मान है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये K का मान होता है। तो 9 गुणा 10 की घात 9 लिखा, इसका स्क्वायर किया, 10 की घात -16 को लिखा और बटा में 10 की घात -8, ये लिखा स्टूडेंट्स। इसको हल करना है स्टूडेंट्स। 1.44, इसको मैंने लिखा 144 अपॉन 8100। समझ गए ना स्टूडेंट्स इस कैसे हुआ? इसको मैंने लिखा 256 अपॉन 25600।
अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हो स्टूडेंट। तो E बराबर, ये हो गया स्टूडेंट्स 81, 9 का स्क्वायर, 10 की घात हो गई स्टूडेंट 18, और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो 10 की घात बचेगा -8, क्योंकि ये -8 ऊपर गया +8 हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया, इसको काटते हैं स्टूडेंट, हम 9 की टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 6 जा, और ये हो गया 900 प्लस, ये हो गया स्टूडेंट 1/100। ऐसे कर दिया स्टूडेंट, इसको हल किया है मैंने। ये हो गया स्टूडेंट्स E बराबर रूट 81 इंटू 10⁻10, ये दोनों घातें जुड़ गए स्टूडेंट। इनका एलसीएम लिया स्टूडेंट मैंने 900, तो ये हो गया 16 + 900, ऐसा हो गया स्टूडेंट, 16 + 9। ये हो गया स्टूडेंट्स E बराबर 81 इंटू 10⁻10 इंटू 25/900। इसको हल कर दिया स्टूडेंट मैंने, आप लोग अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। अब मैं इसका रूट लेता हूं स्टूडेंट, 81 का जो रूट लूंगा वो 9 आएगा, 10⁻10 का जो रूट लूंगा वो 10⁻5 आएगा, 25 का अगर रूट लूंगा तो वो 5 आएगा, 900 का रूट लूंगा तो वो 30 आएगा। इसको हल करते हैं स्टूडेंट, ये 9 और 3 कट गई, तो ये 3 गुणा 5 15 और 10 की घात 4। इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है स्टूडेंट, हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।